नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी कॉन्सेप्ट सीरीज में पीटीज आईएएस एकेडमी चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। एक चीज जो एग्जाम में जरूर पूछी जाती है वो है इकोनॉमिक प्लानिंग प्रोसेस। एमसीक्यू हो सकते हैं, एसेज हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आज हम एक प्यारे से कॉन्सेप्ट में इकोनॉमिक प्लानिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। मुझे लेकिन इससे पहले बताइए कि ये जो मैं पूरी कॉन्सेप्ट सीरीज ला रहा हूं, आपने अभी तक के सारे सेशन देख लिए हैं? इसमें नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके सारे एक बार देख लें, आपको बहुत फायदा होगा। डायरेक्टली एग्जाम में यूजेबल कॉन्सेप्ट है। हम जानते हैं कि सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज और कमांड इकोनॉमी नाम की 3 तरह की प्लानिंग प्रोसेसेस हो सकती हैं। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। यह हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डिस्कशन है कि भाई सेंट्रलाइज यानी केंद्रीयकृत, डिसेंट्रलाइज यानी विकेंद्रीकृत और कमांड यानी संपूर्ण नियंत्रण वाली 3 तरह की सोच हो सकती है। और उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे क्रिएट होता है। इस टेबल पर हम बस 1 मिनट में लौट कर आते हैं। किसी भी देश में, किसी भी व्यवस्था में सबसे प्राइमरी क्वेश्चन, द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो एक मूलभूत आर्थिक समस्या होती है, प्रश्न होता है, वो ये होता है। और ये भारत के सामने 1947 के बाद भी था, 91 के बाद भी था, आज 2022 के बाद भी रहेगा। ये दुनिया के सारे देशों के सामने है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ नीड्स एंड वांट्स हैं, कंपीटिंग सिटीजन ग्रुप्स हैं, बहुत सारी मांगे हैं, बहुत सारी चाहते हैं, लेकिन रिसोर्सेस सारे के सारे सीमित हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप अल्टीमेटली लिमिटेड है। भारत से ज्यादा इस बात को कौन समझ सकता है? क्योंकि हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि कई बार पैसा और बजट होने के बाद भी प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाते हैं, प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत है, मैनेजमेंट की जरूरत है, वो बैंडविड्थ ही नहीं होती। तो ये तो एक रियल प्रॉब्लम है ना। डिफरिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज रिगार्डिंग यूटिलाइजेशन, अलग अलग समूहों की, लोगों की उस चीज को यूज करने की क्षमता ही अलग अलग हो जाती है। ये आपका इनपुट साइड का प्रॉब्लम है। अब व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस, तो 1950 और 60 के भारत में इसकी परिभाषा अलग थी, 1990s और 2000s के भारत में उसकी परिभाषा अलग थी, और आज 2020 के भारत में इसकी परिभाषा बदल गई है। आज हम डेटा को बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मान के काम कर रहे हैं हर किसी की लाइफ के लिए, जबकि 1950 और 60 में बात अलग थी। हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, तो व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम। दूसरा है कि सारा बजट का, पैसे का, संसाधन का एलोकेशन कैसे होगा। उसके साथ एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अगर ए के बजाय हमने बी किया होता तो उससे क्या पाते क्या खोते, ये होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम होती है जिस पर सारे प्लानर मिलकर दिमाग लगाते हैं। तो जब हम बोलते हैं कि भैया कोऑर्डिनेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसलिए अब हम एक सेंट्रल प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग बनाएंगे, तो उसको हम एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोल सकते हैं, केंद्रीय रूप से नियोजित। जोसेफ स्टालिन ने सोवियत यूनियन में भी यही किया, और वो तो एक कमांड इकोनॉमी ही बना दी थी। भारत में फेबियन सोशलिज्म नेहरू लेकर जब 1950-60s में चलाया तो उसमें सेंट्रली प्लान्ड हुआ। प्यारे साथियों, जैसा मैंने कहा, इसी का एक अतिरेकी स्वरूप कमांड इकोनॉमी होता है, जो भारत जैसे देश के लिए तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, क्योंकि आबादी इतनी बड़ी है, देश इतना बड़ा है कि इसमें कभी भी आप जस्टिस कर नहीं पाएंगे। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन 2 तरीकों से काम होता है। आज के भारत में हमारे पास प्लानिंग के नाम पर बजट का एनुअल प्लान है, सारी मिनिस्ट्रीज के अपने अपने प्लान हैं, फाइनेंस कमीशन का 5 साल का प्लान है, और ये सारे मिलकर भारत में प्लानिंग करते हैं, लेकिन कोई एक बहुत स्ट्रांग सेंट्रल प्लानिंग नहीं है। हाल ही में सरकार ने बोला है कि हम 25 साल का अमृतकाल का 2047 का प्लान लाकर एग्जीक्यूट करेंगे। देखते हैं। जहां तक लिबरल, डेमोक्रेटिक, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज का सवाल है, वहां तो प्लानिंग और कम होती है। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया जाता है, दैट द मोस्ट एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विल फाइनली बी डन बाय देम ओनली। समझ गए? तो ये कुछ परिभाषाएं हैं, आपको फायदा हो सकता है। सरकार भारत जैसे देश में बहुत जरूरी इसलिए होती है क्योंकि ये जो 3 डिफाइंड सोशल सेक्टर्स हैं, इकोनॉमिक सर्वे में डिफाइन किए गए हैं, जिसमें हम कहते हैं एजुकेशन, हेल्थ और सोशल सर्विसेज,
ये सब करने के लिए सरकार का होना बहुत जरूरी है, उसके बिना तो ये हो ही नहीं पाएगा। और सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो एजेंसीज होती हैं, तरीके होते हैं, कानून होते हैं, वो ये सब होते हैं। भारत में अब बांग्लादेश से अगर हम कंपेयर करें, बांग्लादेश में क्योंकि वहां की स्टेट कैपेबिलिटी 1970s के बाद बहुत कमजोर रही, देश बनने के बाद उन्होंने एनजीओस को पूरी छूट दी और बांग्लादेश में एनजीओस ने कमाल कर दिया। विमेन एम्पावरमेंट से लेके, विलेज अपलिफ्टमेंट से लेके, एजुकेशन से लेके क्या नहीं किया। तो बांग्लादेश में आज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भारत से बहुत ज्यादा है। उसका एक बड़ा कारण है कि एनजीओस को पूरी फ्रीडम रही। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं जिनसे आप सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं। तो अब हम आते हैं कोर पॉइंट पर, और हमारा कोर पॉइंट यह है कि सोशलिज्म यानी कि समाजवाद, जो भारत ने फेबियन सोशलिज्म फॉलो किया, कम्युनिज्म यानी कि साम्यवाद, जो आज चीन फॉलो कर रहा है, पहले सोवियत यूनियन ने किया था, और कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद, इन तीनों को इकोनॉमिक प्लानिंग के चश्मे से जब देखते हैं तो ओनरशिप ऑफ मींस एंड प्रोडक्शन, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, सेंट्रल प्लान पे आप एनालाइज कर लो। ये बहुत शानदार चार्ट है, इसको मोबाइल फोन में चित्र लेके रख लेना, देख लेना चित्र में मैं भी आऊं, हाँ, नहीं तो मजा नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, सोशलिज्म बीच का रास्ता है, थोड़ा पब्लिक थोड़ा प्राइवेट, रेशियो बदल सकता है। कम्युनिज्म प्योरली पब्लिक होता है, सरकार के ही कंट्रोल में सब कुछ होता है। चाइना एक बहुत अजीबोगरीब कम्युनिस्ट स्टेट है, इसीलिए उन्होंने उसका नाम भी वैसे ही रखा है, सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कुछ भी कर सकते हैं। और कैपिटलिज्म में प्राइमरीली सब कुछ निजी होता है। तो कंट्रोल कंज्यूमर्स और गवर्नमेंट का, प्योरली गवर्नमेंट का, प्योरली कंज्यूमर्स का। और सेंट्रल प्लान कैपिटलिज्म में नहीं होता है, बाकी सभी जगह होता है। हालांकि भारत में आज ये फिलहाल बंद है। हाँ, नीति आयोग 1573 प्लान लाया था, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो ये होता है प्लानिंग का बेसिक मात्रा। तो प्यारे दोस्तों, भारत का प्लानिंग सिस्टम जो था, जो 2014 से नीति आयोग में तब्दील हुआ, उसको कहते हैं फेबियन समाजवाद। इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। हमारे शानदार कोर्स के साथ आज के आज जुड़ जाइए। यह भारत का सबसे अफोर्डेबल, सबसे फ्लेक्सिबल और अपने किस्म का सबसे पावरफुल प्रोग्राम है। इसको ज्वाइन करने की लिंक नीचे दी है। आज के आज एनरोल करें, हमारे साथ पढ़ाई शुरू करें। 7-7 महीने की साइकिल में यह कोर्स चलता है, आप किसी भी दिन ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। भारत के सब लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचे, इसलिए मैंने विशेष तौर पर यह कोर्स डिजाइन किया। लाइव क्लासेस मैं ही कंडक्ट करता हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।